नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एकदम ठीक ठाक है। मेहनत कीजिए और इसका परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले तो कभी पीछे रहते ही नहीं और कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो ही जाते हैं। और जो मेहनत नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसकी हालात क्या होती है तो सबको पता ही है ना। पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक है वो जो हमारा माइंड है ना, जो मस्तिष्क है, इसका विकास करती है ना। जो व्यक्ति है मस्तिष्क है ना, इसको मतलब कि विकास करती है पढ़ाई, शिक्षा, ज्ञान, विद्या। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसका विकास करती है। कौन करती है इसका विकास? शिक्षा, विद्या। शिक्षा विकास दो तरीके से हो सकता है ना। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छा विकास होगा, विकास तो होगा है ना। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो भी विकास होगा, और गलत शिक्षा ग्रहण करेगा तो भी विकास होगा, यानी विकास तो होगा। अब ये कि इसका प्रभाव गलत पड़ेगा, यानी जब हम गलत संगति करेंगे तो इसका प्रभाव गलत पड़ेगा, प्रभाव गलत पड़ेगा। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि टाइम लगता, घंटा पर 1 घंटे की क्लास हो सकती है, 50 1 घंटे के आसपास हो सकती हैं। इसलिए आपको मतलब कि बेटर रहने के, एक साथ बेटर रहने के लिए भी जरूरी है ना। विकास पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा है ना। अब शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक वही ग्रहण कर सकता है जो मानव होता है ना। मानव प्राणी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये बात है ना। मानव प्राणी ओनली फॉर यही एक चीज, मतलब प्राणी है जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो विकास करता है, विकास कर सकता है, प्रकृति में कुछ चेंज ला सकता है। आज प्रकृति के अंदर जो भी चेंज लेके देते हैं वो मानव के द्वारा चेंज किए गए हैं। और मानव जब प्रकृति के अंदर चेंज करता है, उसका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है ना। शिक्षा किस प्रकार, शिक्षा आपको नौकरी के लेवल में ज़्यादा दी जाएगी, अब बात आती है नौकरी के लेवल में, है ना। आपको बोलेंगे आप नौकरी लगेंगे, नौकरी के लेवल में यदि मतलब अधिक से अधिक शिक्षा दी जाएंगे तो आप नौकरी अधिक लगेंगे, है ना। और यदि आपको शिक्षा के ऐसे भी मालिक बनने या उद्योग पूंजी वगैरह बनने, जो उद्योग वगैरह बनाने, कि हमारा उद्योग धंधा खोलना है ना, और हमको एक अलग प्रकार से लिखना है अपने आप को, जो अपने आप की जो अपने काम में लग जाते हैं ना, हमको कुछ ना कुछ हमारे लेवल में काम करता है, उस लेवल में शिक्षा दी जाती है। तो भाई यदि नौकरी लग जाती है तो फिक्स है, यदि नौकरी नहीं लगते हैं तो अपने खुद का कोई धंधा खोलते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्योंकि भाई नौकरी जब मान लीजिए 20 लाख पद, मतलब कि 20 लाख है ना, के 10,000 10,000 लाख 10 लाख ना, 20 लाख हो गया ना। अब 20 लाख फॉर्म भरी थी, उसके अंदर पद 5500 है ना, मान लीजिए 5500। तो बाकी का बेरोजगार रहेंगे, इसका सबको क्या चीज़ बताई गई है कि आप नौकरी लग जाएंगे, है ना। 100% यही बात है, नहीं आप नौकरी लग जाएंगे। लेकिन ये नौकरी नहीं लगते हैं, फिर ये क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे सरकार के विरुद्ध। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे ना, आंदोलन। इसके अंदर नुकसान किसको होगा? भाई विदेश को नुकसान थोड़ा ना होगा, नुकसान तो अपन को ही होगा ना। भाई नुकसान तो हमारे यही नुकसान होगा ना, हमारा देश पर कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है ना, किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा। भाई आंदोलन करते हैं, इसका मतलब यही होता है ना, बेरोजगार बढ़ेंगे तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन के अंदर मारपीट भी हो सकती है, कुछ मतलब कि व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना भी पड़ सकता है, आंदोलन करेंगे। और यदि इसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर इसके अंदर कुछ अभी आत्महत्या भी करनी पड़ती है, क्योंकि इसका यही चाह रहा, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं केवल नौकरी के लिए करते हैं, यही बात है ना। क्योंकि मैं आपको सही बात यार रहा बता रहा हूँ, है ना। हम नौकरी के लेवल में करते हैं क्योंकि हमारी नौकरी लग जाएगी, और यदि नहीं लगती है फिर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। हम थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि हमें नौकरी लग जाएगी, ये फिक्स है। यदि नहीं लगती है ना तो हम क्या करेंगे? उद्योग धंधे के काम करेंगे, उद्योग, है ना, उद्योग धंधा। और इसके बाद में उद्योग धंधा भी करेंगे और फिर कंपनी वगैरह भी खोलेंगे और अच्छा कास्ट में काम करेंगे। और यदि ये भी हम नहीं कर पाए, प्राइवेट नौकरी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में, है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करेंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे ताकि हमारा कुछ न कुछ हम सहयोग मिल सके। और यदि देश को सबसे ज़्यादा इसने प्रगति में, विकास में योगदान दिया तो वो मतलब प्राइवेट सेक्टर और जो उद्योग धंधे उन्होंने दिया, क्योंकि टैक्स वही देते हैं ज़्यादातर। अब जो जैसे रतन टाटा है, मुकेश अंबानी, अब यही टैक्स देते हैं ना ज़्यादातर, है ना। जो उद्योग धंधे होते हैं वही टैक्स देते हैं, वो टैक्स देते हैं ना, तो फिर प्रकृति करेगा, क्योंकि ये टैक्स जाएगा सरकारी खजाने में जाएगा, और सरकारी खजाने में जाएंगे फिर ये योजना निकालेंगे अलग अलग, तो विकास होगा ना, है ना। तो हम उद्योग, भाई हम
पढ़ते हैं इसका दो उद्देश्य होना चाहिए। एक तो हमारा नौकरी लगनी चाहिए, और यदि ये लग भी जाए और यदि भी नहीं हो इसमें सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके बारे में कोई नो डाउट है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और हमारे उद्योग धंधे वगैरह भी खुद भी काम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जो चीज़ हमारा मस्तिष्क का विकास करती है ना, मस्तिष्क से विकास करती है ना। अब किस प्रकार विकास करें ये शिक्षा पर स्थिर होता है। अब आप इतिहास भी पढ़ते हैं, इतिहास जो शिक्षा वह चीज़ है जो हमें इतिहास के अंदर जिस मतलब कि राजा वगैरह है, जिसने भी जो इतिहास जिसका हम इतिहास पढ़ते हैं और उसने जो गलतियाँ की है और जो उसने अच्छाई दिखाई है, जो उसको फायदा हुआ है उसको हम ग्रहण करें, जो उसने गलतियाँ दोहराई है जो हमारा समय भी बचे और हम वो गलती नहीं दोहराए, ये चीज़ हमारे लिए होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। भारतीय संविधान एक परिचय। अब इसमें क्या देखेंगे हम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना। अब इससे पहला क्या हुआ था, हमारा संविधान सभा 9 दिसंबर को बन गई थी, 9 दिसंबर 1946 है ना। और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद, ये सही हो सकता है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थोड़ा सा देख लेना, सिन्हा है ना। और इसके ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, कैसे अस्थायी, और इसके स्थायी अध्यक्ष वो बने थे 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर 1946 है ना। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। कौन बनते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे एक इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव आया था, थोड़ा वापस बता देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव ये कब आया था, 13 दिसंबर है ना, जनवरी में 13 दिसंबर। कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर क्या बात थी, 10-11 बातें थी कि भाई भारत की संपूर्ण होना चाहिए, संप्रभुत्व होना चाहिए, गणराज्य होने चाहिए, और संपूर्ण प्रभुत्व वो जनता पर निर्भर होता है, जनता के इसमें प्रतिनिधि होना चाहिए, जनता मतलब कि संपूर्ण संविधान और जनता के अनुसार लेकर जाना चाहिए, और इसके अंदर मौलिक अधिकार देने चाहिए, और जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों के लिए भी सुरक्षा की जानी चाहिए है ना। जो समाज के अंदर जो मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान होते हैं है ना, जो हमारे इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण स्थान से जो इसका खास रीजन रहा है, खास विशेषता रही है, उसका भी महत्व दिया जाना चाहिए, उसको भी एक स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें भी बातें थी, विभिन्न बातें थी अलग अलग प्रकार की है ना, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। अब ये हो गया, और हमारा क्या बात थी, भारतीय अधिनियम मतलब कि कब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आ गया, और इसके बाद में देखते हैं यथा भी देता ना, चलो बाद में कर देंगे। अब इसके अंदर क्या वाला परिवर्तन होते, 3 परिवर्तन होते हैं भाई। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके अंदर परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन किया है, परिवर्तन है ना, परिवर्तन किया होता है। उतार ले, फिर पानी पी लेता हूँ। परिवर्तन अब परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला बात यह थी कि हमारे संविधान को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वतंत्र, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के किसी के बाहर का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी बाहर के अधिकारी जो अंग्रेज वगैरह जो स्वतंत्र देश को आज़ाद किए थे,
उसका किसी भी प्रकार का हक नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का अपना अधिकार ना थोपे, है ना, हम कहेंगे जैसे वगैरह, इसलिए किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह थी कि यदि वो स्वतंत्र होगा तो अपने इच्छा अनुसार कानून बनाएगा, क्योंकि जो प्रतिनिधि थे वो जनता की इच्छा अनुसार चुने हुए थे। यदि चुनाव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मतलब कि प्रभुत्व था समाज के अंदर उनका, मतलब कि उसकी उनकी छवि थी, जो उनकी जो जनता थी वो उनको चाहती थी, इसलिए वो संविधान सभा तक पहुँचे। और जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाएंगे ना, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सके। पहली बात तो क्या थी, ये थी। संविधान सभा संप्रभु हो, संप्रभुता हो, संप्रभु हो, है ना, संप्रभु लिख सकते हैं, संप्रभु हो, जो अपने इच्छा अनुसार कानून बना सके, है ना। दूसरी बात करें, अब इससे पहले क्या मतलब कि अंग्रेजों का प्रभुत्व था, मतलब आज़ाद तो 1947 में होता देश, और इससे पहले हमारी संविधान सभा काम करने लग गई थी। तो वो जो विधि का जो काम करती, उसका काम कौन करते, अंग्रेज करते थे। अब वो चली गई, तो संविधान सभा है वो विधि का भी काम करेगी, विधि को भी संभालेंगे, यानी कि जो कानून व्यवस्था, जो विधायिका होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, उनका भी वो कार्य करेगी। तो संविधान सभा को दो काम सौंपे गए, एक तो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, और दूसरी बात वो विधि का भी कार्य करेगी, है ना। ये देखते हैं, संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी तथा विधि का कार्य भी करेगी, है ना। ये बात हो गई ना। अब आगे देखते हैं तीसरा। अब देश आज़ाद हो गया, क्योंकि जब हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस टाइम मतलब कि पाकिस्तान भारत पूर्णतः नहीं बना, उन्होंने विरोध कर रहे थे, है ना। तो इसमें मुस्लिम लीग के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या 299 रही थी। और ऐसा नहीं सारे मुस्लिम उधर चले गए थे, मुस्लिम थे वो संविधान सभा में शामिल थे, बहुत मतलब कि ठीक ठाक मुस्लिम लीग जो जितने मुस्लिमों का प्रभुत्व था, मतलब कि मुस्लिम भारत के अंदर थे, उनका जो नेतृत्व करने वाले मुस्लिम भी संविधान सभा में शामिल थे। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम को अलग रखा था, क्योंकि वो उनको भी शामिल किया गया था संविधान सभा के अंदर। ये बात हो गई। अब हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1947 में तो परिवर्तन हो गए, 3 परिवर्तन हो गए। और अब हम अगली बात करते हैं संविधान जो मतलब प्रारूप है और संविधान सभा वाद विवाद अंतिम निर्णय, है ना, वो बात करते हैं। और एक बात ये बताता हूँ, तो ये विधि का कार्य भी करेगा। विधि का जो कार्य है ना, ये कब हुआ, 17 नवंबर 1947, है ना। 17 नवंबर 1947 से शुरू हो गया था। अगस्त में आज़ाद हुआ था और फिर नवंबर विधि का कार्य करने लगे। और इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, जी.वी. मावलंकर। इसका कार्यभार सौंपा गया जी.वी. मावलंकर को, जी.वी. मावलंकर, है ना। विधेयक मुक्ता लेना। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देती है, थोड़ा चेंज पूरा भी करना पड़ेगा, ये ऊपर लगेगा मतलब। अब इसके अंदर क्या सिस्टम था, प्रारूप संविधान, है ना, संविधान
पर वाद विवाद व अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय, है ना, ये बात थी। अब इसके और सब प्रारूप संविधान है, प्रारूप समिति है ना 21, ये मतलब ये तो पता है अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। 21 फरवरी 1948 तो अपनी रिपोर्ट सौंपी संविधान सभा को, है ना। और इन्हें बताया कि आप ये जो पहले जो कोई भी जैसे इसके सदस्य थे वो मतलब ये बात करते थे भी ये कानून ठीक रहेगा, ये बात आएगी, है ना, तो वो भी कोई भी सदस्य ये कानून के लिए बात करता और संविधान सभा में बात करता और फिर संविधान सभा मिलकर निर्णय लेती और फिर उसके बाद प्रारूप समिति के बाद में जाता और वो अंतिम निर्णय वो ले लेती कि भाई ठीक है नहीं है ना, प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष वगैरह वो बाद निर्णय ले लेती। फिर इसके बाद में वो वापस वो सारा कंप्लीट करके आगे सौंप देती इनको कि ये ठीक है आप और देख लीजिए। और इसके अंदर जब ये सौंपी थी इसके अंदर अनुच्छेद है 318 315 अनुच्छेद 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, शायद 8 है ना, 8 अनुसूचियाँ 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। इसके माध्यम से भाई बताया गया था कि ये चीज़ है और मतलब ये अनुच्छेद है, ये अनुसूचियाँ हैं, इसके बारे में आप निर्णय ले लीजिए, है ना, क्या आपको ठीक लगता है। तो प्रारूप समिति ने अंतिम निर्णय लिया था और इसके बाद में ये अपना और एक बार और सौंप देती है कि ये ठीक है नहीं है। इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनको संविधान सभा का जनक कहा जाता है, संविधान सभा का जनक, संविधान सभा का जनक, है ना। और इसके बाद 2015 को अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म तिथि पर संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस, है ना। और संविधान 125वीं जन्म तिथि पर संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ये हो गया क्लियर। मैंने रिपोर्ट सौंपी थी फिर अपनी वापस रिपोर्ट आई थी, हमने उसके अनुसार आगे काम करने लगे। और इसमें और भी इसमें वाचन थे, 3 वाचन थे, है ना। तीन वाचन, है ना, 3 वाचन, कितने थे, 3 वाचन। इसके बारे में क्या बात की गई थी। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 है ना, 9 नवंबर 1948 तक। इसके बीच में क्या बात है कि संविधान के संशोधित प्रारूप, संविधान के संशोधित प्रारूप का पहला वाचन, संविधान के संशोधित प्रारूप पर पहला वाचन, है ना। अब ये 14 नवंबर 14 नवंबर थे या 15 नवंबर थे, 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इसमें क्या बात थी कि जो संविधान सभा, जो प्रारूप संविधान है, उसके जो अनुच्छेद है उस पर अंतिम निर्णय, यानी उन पर विचार विमर्श, है ना। प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद यानी प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार विमर्श है ना। आगे देख लो, थोड़ा कैमरा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, देखना एक मिनट, ऊपर करता हूँ ना। अब ठीक है ना, ये ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया। और तीसरा वाचन ये होता 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसमें क्या आता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अन्य सदस्य के साथ संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। और मैंने एक बात बताई थी, वो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 2015 में घोषणा की गई था ना, 2015 में घोषणा की, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस मनाया जाता है। जो 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था ना, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, है ना। जब 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया था और उसको अंगीकार कर लिया गया, और उसके बाद में 2015 में जाते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। मैंने पहला बताया था संविधान दिवस के रूप में मनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। ऐसा नहीं था, क्योंकि 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उसके संविधान दिवस के रूप में मनाना कब शुरू किया था, 2015 से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती से शुरू किया था, उसके बाद में, है ना। ये बात थी, मैंने यहाँ पर वो नहीं लिया था नाम, है ना, इसलिए। आगे देखते हैं, कभी कभार एकदम थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, क्या थोड़ी बहुत हो जाती है, धैर्य बनाए कर रखे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सब क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, तो संविधान सभा के कार्य भी थोड़ा देख लेते हैं, मैच में करते हैं ना। संविधान सभा के कार्य 22 जुलाई को, है ना, 22 जुलाई 1947 जो हमारा तिरंगा है उसको राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की, है ना। तिरंगे को राष्ट्रीय
ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की यानी दी या प्रदान की। उसके बाद में मई 1947, इसमें क्या मई 1947 में जो हमारा राष्ट्रमंडल है 1947 में मई 1947 में राष्ट्रमंडल में भारतीय संविधान को औपचारिक रूप प्रदान किया। औपचारिक रूप प्रदान किया है ना। और फिर उसके बाद में 24 जनवरी 1950 है ना। हाँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन ना, राष्ट्रगान जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। राष्ट्र का गान है ना, राष्ट्रगान घोषित किया। और दूसरा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। ये स्क्रीनशॉट लो, जितने मैं पानी पी लेता हूँ। एक दून है आप लोग 50 है ना, 49 है, 1949 है। अब देख लो अब देखते हैं। संविधान सभा के प्रति चुनौतियां क्या कहती हैं। संविधान सभा बन गई। अब इसके अंदर चुनौतियां सबसे बड़ी यह थी कि अब संविधान सभा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, है ना, ये भी चुनौती थी। और संविधान सभा की सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी क्योंकि देश के अंदर धर्म के संबंध में या विचारधारा के संबंध में अलग अलग प्रकार की विचारधारा थी, अलग अलग प्रकार के मत थे, जो जैसे उदारवादी है और मार्क्सवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है ना। इस प्रकार की विचारधारा भी थी, उसको सबको भी एक साथ में लेकर चलना था। और भारत की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए भी कुछ सुझाव, है ना, इसके लिए भी कुछ प्रावधान करने थे। ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। और अब सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी, केंद्र को अधिक शक्ति दी जाए या फिर मतलब कि विकेंद्रीकरण को, जो हमारा कि देश है उसको केंद्रीकरण किया जाए या फिर विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति है एक क्षेत्र में अधिक दिया जाए, एक केंद्र के लेवल में दी जाए या फिर विकेंद्रीकरण, सबको अलग बराबर मत अधिकार मतलब कि बराबर शक्ति दी जानी चाहिए। राज्य है, गाँव के अंदर बराबर शक्ति दी जानी चाहिए। इसके में बढ़ती कुछ सुझाव थे, है ना। इसके ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। लगभग इस प्रकार बहुत सारी चुनौती जिसका सामना करना था। अब इसका सामना किस प्रकार का किया जाए, है ना। अब मैंने चुनौती सारी बताई, ये लिख देना, है ना। जैसे सबसे बड़ी पहली चुनौती भी मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष किया जाए या अप्रत्यक्ष किया जाए। और फिर मतलब कि जो शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति, वो केंद्र के रूप में दी जाए या फिर उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। और तीसरी ये
कि जैसे मतलब देश के अंदर जाति के आधार, धर्म के आधार, सांप्रदायिक के आधार, मतलब विचारधारा के आधार में है ना, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। विचारधारा, उदार विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, और साम्यवादी है, और समाजवादी विचारधारा, इनको भी साथ में लेकर चलना था। इसके प्रति किस प्रकार का रुख है ना, और फिर और भी कुछ मतलब कि काफ़ी चुनौती थी, उनका भी सामना करना था। इस प्रकार की एक चुनौतियाँ थी, है ना। आगे देखते हैं, लिखने के लिखा हूँ, दिखाई देता हूँ थोड़ा बहुत विचार है। उदारवादी समाजवादी, उदारवादी समाजवादी, है ना, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी, है ना, उदारवादी समाजवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, साम्यवादी, आदि के मध्य, मध्य समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, स्थापित करना, है ना। हाँ, फिर दूसरी बात ये थी धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए, धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई भी है, कुछ हो सकते हैं ईसाई भी है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा एकमात्र देश है, हमारे भारत माँ एक एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। और तीसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, मतलब कि प्रत्यक्ष किया जाए या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष किया जाए या अप्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष है ना। फिर हमारी जो संघीय व्यवस्था है ना, संघ की व्यवस्था वो अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक, अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक, है ना। और फिर हो गई ये, और भी का मतलब कि और भी पॉइंट का भी बनते हैं ना, ऐसे चीज़ अभी टाइम लग जाएगा ज़्यादा, हाँ ये भी ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ थी, चुनौती थी, तो इसका समाधान किस प्रकार का हो। समाधान किस प्रकार की, ये भी देखना जरूरी है ना। समाधान दो प्रकार से निकाला। पहला, निर्वचन, है नहीं, निर्वचन नहीं, समन्वय का सिद्धांत, सर्वसम्मति निर्णय, सर्वसम्मति से निर्णय, सर्वसम्मति से निर्णय, है ना। दूसरी बात, पहला बात ये हो गया समायोजन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, ये दो चीज को अपने समाधान, है ना। ये चीज इसमें नहीं क्लियर है ना। संविधान सभा की चुनौतियां से समाधान, है ना, ये भी ठीक है। सर्वसम्मति से निर्णय, अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर अध्यक्षात्मक शासन अपना लिया, नहीं संसदीय शासन प्रणाली अपनानी है। कैसी?
संसदीय। अब मान लीजिए सदस्य कितने थे, 299 थे, लेकिन हम एक मानते हैं 100। समझ में आता है? 100 है। अब 100 में से 75 कहेंगे कि भाई अध्यक्षात्मक होनी चाहिए, नहीं संसदीय होनी चाहिए। क्या कहेंगे? संसदीय होनी चाहिए। और इसमें 25 ऐसे बोलेंगे कि भाई अध्यक्षात्मक होनी चाहिए, यानी कि ठीक रहती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए, है ना। लेकिन संविधान सभा ने क्या निर्णय लिया कि भाई सर्वसम्मति, सब इसका जो बीच में सर्वसम्मति लेंगे, भाई क्या सही है, वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं भाई वोट करा देंगे भाई कौन सी चीज़ सही है, फिर तो फिर 75 वाला सही हो जाएगा, ये 75 मतलब 25 नाराज आएंगे, इसके अनुसार ये गलत चीज़ होगी। तो हम सर्वसम्मति, हम सब मिल के निर्णय लेंगे भाई क्या सही है या क्या गलत है, इसके अंदर सोच समझ के विचार करेंगे, फिर हम साथ में मिलकर, साथ में बैठ कर कुछ निर्णय के अनुसार हम शासन प्रणाली अपनाएंगे, सारा अपना अपने मत देंगे, इसके अनुसार ये नुकसान है, ये फायदा है, तो हम मिल के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो समझ गए सिद्धांत। अब इसमें क्या था, वही चीज़ संसदीय शासन अपनाना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि भाई ये सिस्टम हो कि बीच का, भाई कोई कहता संसदीय शासन प्रणाली हो, इसमें व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका होती है वो अलग हो जाएगी, है ना। वो अपना अलग अलग काम, व्यवस्थापिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी, है ना। तब ये कानून बना देगी, ये लागू कर देंगी, ये दोनों अलग हो गए ना। अब कोई बोलेंगे ये व्यवस्था ठीक है, अब कोई बोलता है कि ठीक ठाक नहीं, थोड़ी भी मिलती जुलती भी होनी चाहिए, यानी हर काम मिल के होना चाहिए। इसलिए मैंने बीच का रास्ता भी निकाल दिया, यानी कि भाई जब हम जरूरत पड़ेगी भी, जैसे कोई आपातकाल के क्षेत्र में है, तो हम एक क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। हम जो मिलजुल के भी जो ये मिलजुल के काम करेगी, यानी संविधा व्यवस्थापिका है, क्योंकि इसके अंदर से भी मिल के कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये मतलब कि ये सोच समझ के निर्णय लेंगे, है ना। यदि कोई हमारी स्थिति आपात की स्थिति हो जाए या फिर कोई युद्ध की स्थिति हो जाए, उसके अंदर भी सोच समझ के निर्णय ले जाएगा। संसदीय शासन कानून है वो भी सोच समझ के बना जाएगा, है ना। सर्वसम्मति निर्णय लेंगे, है ना। ये अगर समझ जाने के बीच का रास्ता निकालेंगे, ये थे सर्वसम्मति निर्णय, है ना। साथ में मिलकर निर्णय लेंगे और इसमें तक बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। अब दूसरी बात देखा जाए तो जैसे हमारे अब शक्ति केंद्र को दी जाए या फिर विकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति को केंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण, तो इन्होंने कहा दोनों को बीच का रास्ता निकाल दिया। कभी केंद्रीकरण, अभी केंद्रीकरण कीजिए, है ना। थोड़े बहुत राज्य को भी शक्ति होनी चाहिए और केंद्र को भी होनी चाहिए। और फिर मतलब कि नीति निर्देश तत्व है उसके अंदर 40 अनुच्छेद 40 के अंदर डाल दिया। अनुच्छेद 40 के अंदर क्या बोल दिया कि भी सरकार चाहती है तो क्या बनाएगी, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकती है ना। जो 1993 में लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था, 24 अप्रैल 1993। अब इसमें ये थी अनुच्छेद 40 के माध्यम से बताया कि पंचायत की व्यवस्था कर दी, बाद में विकेंद्रीकरण हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने ये जो बीच का रास्ता निकाल दिया। इस प्रकार इन्होंने जो सर्वसम्मति निर्णय और संविधान का सिद्धांत अपनाया, किसने, हमारे संविधान सभा के सदस्य ने। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इसको, संविधान सभा के सदस्य को, तो एक साथ मिलकर इतना बड़ा काम किया है। ना सर्वसम्मति निर्णय, ना वोटिंग करी थी, ना कुछ और, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी अनुच्छेद को लेकर कोई भी वाद विवाद नहीं होता, इतना बड़ा विवाद नहीं बना था। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली एवं सौभाग्य अपने आप को समझते हैं कि इस प्रकार हमारा देश जो एक आज भी विकसित और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, यानी विकास करा अपने आप। ये सब संविधान सभा की देन है। यदि कानून व्यवस्था ठीक से नहीं होती तो फिर ये संभव नहीं था, है ना। आगे चलते हैं। अब ये होगी। और अब दूसरी बात ये रहती है कि संविधान सभा को जो आलोचना किन मतलब आलोचना किस प्रकार की, संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना, आलोचना क्या थी। जो इनके जो आलोचक थे वो क्या बोलते थे कि संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं? संविधान सभा संप्रभु नहीं है। संविधान सभा संप्रभु नहीं है। कैसे नहीं? संप्रभु। इसका मतलब क्या? स्वतंत्र नहीं है। अब फिर वापस मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वापस बात मतलब कि अपना मत रखे थे। क्यों नहीं है?
क्योंकि जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके माध्यम से संविधान सभा बनी है ना, उसके अनुसार संविधान सभा बनी है, तो फिर वो अंग्रेजों के अधीन भी काम कर सकते हैं ना, उनके अनुसार काम कर रही है। कैबिनेट मिशन के बाद से संविधान सभा बनी है तो उसके अनुसार काम कर रही है। तब मतलब कि तब संविधान सभा ने ये बात बोली, यानी उन्होंने निर्णय लिया कि जो हमारा जो संविधान सभा के कोई भी निर्णय है वो एक संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो लेंगे, वो कहेंगे जैसा हम काम करेंगे, है ना। अंतिम निर्णय उनका होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष यानी वो बोलते हैं कि भंग करने के, संविधान सभा को भंग करने की जब ऐसी स्थिति हो जाए तो 2/3 बहुमत होगा तब संविधान सभा भंग होगी, है ना। और जब कोई भी अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेजों के जो मेन अधिकारी है, जो प्रधानमंत्री वगैरह है, उनका जो कोई भी हम मतलब कि कानून नहीं पालन करेंगे। अब वो कोई भी कुछ बात बोल दे, कोई वो बोल दे इस प्रकार कानून होना चाहिए, हम बिल्कुल भी उसके अनुसार काम नहीं करेंगे। तो ये तो बात होगी पहले गलत, क्योंकि जो संविधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, संपूर्ण अपने इच्छा अनुसार कानून बना रही है ना, यानी कि जो मत थे वो हो गए गलत, है ना। ये सब चीज़ इन्होंने मत दिया अपना अनुसार, ये चीज़ बताई, फिर इन्होंने वापस अपना बात बोली कि ये चीज़ है। आगे देखते हैं, दूसरी बात कहते हैं संविधान सभा, इसका फिर क्या, लोक प्रभुत्व यानी लोक मत इसमें स्थगित नहीं है, लोक मत है ना, क्या नहीं है, लोक मत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा संविधान सभा है उसके अंदर मतलब कि लोक मत यानी लोकतंत्र का प्रभुत्व कम है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि उसमें वो कम है ना, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व कम है, लोक मत है ना, लोक का प्रभुत्व कम है ना, जनता का प्रभुत्व कम है, स्वतंत्र रूप से मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसी बात बोली थी जो मतलब कि इसके विपक्ष पक्ष ने। क्यों? क्योंकि फिर इन्होंने बात बोली थी कि भाई ये बात ऐसे एकदम तो नहीं कर सकते भाई, एकदम तो संपूर्ण भारत के अंदर चुनाव कराना तो मुश्किल होता है ना, एकदम तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए लोक मत प्राप्त भी है और जनता के इच्छा अनुसार जो प्रतिनिधि चुने हुए इस इच्छा अनुसार थे ना, जो मतलब इसके जो आंदोलन लड़ रहे थे, जो देश को स्वतंत्र कराने में अपने जो योगदान दे रहे थे, वही तो संविधान सभा में पहुंचे थे ना। तो अब इनके इच्छा अनुसार के अनुसार बनाएंगे तो ये लोक मत तो प्राप्त है ना, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे संविधान सभा को लोक मत प्राप्त है, लोक समर्थन प्राप्त है, क्या है, लोक समर्थन प्राप्त है हमारे संविधान सभा को, ये बात भी गलत साबित होती है ना। वही प्रतिनिधित्व सेम ही बात है, ज़्यादा इसमें चेंज भी नहीं है। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मतलब संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, सेम ही बात है, थोड़ा सा प्रतिनिधित्व नहीं। ये था लोक समर्थन यानी कि लोग जनता का समर्थन प्राप्त नहीं, ये था मतलब कि प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है इसके अंदर, जो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं ना प्रतिनिधि वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो मतलब कि ऐसे भी मतलब आए हैं मतलब कि जो जिस अनुसार छवि थी उसके अनुसार संविधान सभा में आ गए, लेकिन ये भी चीज़ गलत थी कि कुछ टाइम हम वोटिंग भी नहीं कर सकते थे, वही सेम बात थी, क्योंकि स्थिति के अनुसार चलना पड़ता है, भी टाइम भी ज़्यादा लगता है वोटिंग कराते तो, और इतना टाइम भी नहीं था हमारे संविधान सभा का निर्माण करने के अंदर कि भाई हम पहले वोटिंग करें फिर संविधान सभा बनाएंगे, है ना, ये चीज़ भी संभव नहीं थी, परिस्थिति के अनुसार हमको चलना पड़ता है। और फिर बात ये थी कि इसके सांप्रदायिक की व्यवस्था ज़्यादा थी, क्या थी, सांप्रदायिकता। अब 10 मिनट फिर हो जाएंगे, ठीक है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता ये क्या थे, क्या इसके अंदर जो सांप्रदायिक है, जो धार्मिक क्षेत्र में जो लोग आए थे, सांप्रदायिक को चाहने वाला आए थे ना, एक भी जो सांप्रदायिक जो अलग अलग संप्रदाय थे वो भी पीछे नहीं थे, सब आएंगे, सब आए थे। फिर इसमें कोई जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो हमारा सिद्धांत है उस पर ये मतलब कि दाग लगता है ना, उस पर दाग लगता है, धर्मनिरपेक्ष में ये बात गलत साबित होती है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक के आधार पर, क्योंकि सब लोग सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा में पहुंच गए, तो फिर धर्मनिरपेक्ष की क्या बात हुई। तो तब वापस बोला संविधान सभा की ये बात आई थी कि भी उस टाइम में यदि संप्रदाय को शामिल नहीं करते, यदि वोटिंग कराते है ना उस टाइम भाई मतलब कि भाई यहाँ पे जैसे वोट के माध्यम से आते हैं या फिर और किसी माध्यम से आते हैं, तो भाई जो कम प्रतिनिधि जो छोटा संप्रदाय है ना, जो छोटा समूह है
वो तो पीछे रह जाता। उसके अनुसार संविधान सभा कानून नहीं बनाती ना, तो इसलिए एक को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वो सब शामिल किए थे, ये भी चीज़ गलत साबित होती है। यानी सांप्रदायिक आधार मत हमको लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते थे, और इसलिए संविधान सभा मजबूत बने थे, अलग अलग सबका भी विचार इसके अंदर शामिल हो, है ना। आगे देखते हैं। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी इसमें क्या कि वकीलों का प्रभुत्व था। क्या था? वकीलों का प्रभुत्व है, वकीलों का प्रभुत्व है, वकीलों का प्रभुत्व है। अब इसमें किसानों का भी, हाँ मतलब कि किसानों का योगदान नहीं था, इसमें सारे वकील शामिल थे। तो अब किसान लोगों को शामिल किया जाए, उनको भी संविधान सभा में बैठाया जाए, तो फिर संविधान सभा बनाना नहीं, संविधान का निर्माण करना ये संभव नहीं है, क्योंकि जो किसान होते हैं पढ़े लिखे कम ही होता है, वो खेती करने वाले होते हैं। तो संविधान बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, यानी अलग अलग। अभी वकील की बात भी चाहिए ना, क्या गलत है क्या सही है, वो भी राय तो जाननी पड़ती है ना। इसलिए जब इसके अंदर वकील का प्रभुत्व नहीं होगा, यानी कि जो हर सारे मतलब कि अलग प्रकार का नॉलेज नहीं होगा, फिर वो संविधान सभा किस प्रकार निर्माण करेगी, नहीं कर पाएगी ना। इसलिए वकील का प्रभुत्व होना जरूरी है, क्योंकि वकील होंगे, जो वकील जैसे जो योग्यता रखने वाले को, तभी तो वो संविधान सभा में पहुंचेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग देशों से भी विशेषता देखनी पड़ती हैं, उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, फिर हम अपनाए, वो चीज़ भी देखनी पड़ती है ना। इसलिए फिर बोलते हैं कि समय ज़्यादा खर्च हो गया, है ना, इसमें फालतू का समय लगा। कैसे लगा? क्योंकि जहाँ अमेरिका के संविधान के 3 या 5-6 महीने के अंदर संविधान बन गया था, और उसी प्रकार हमारे संविधान में इतने मतलब कि इतने समय लगता, 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था, और इतना समय वो व्यर्थ गया, और पैसा भी खर्च हो गया। और संविधान सभा का निर्माण करते पैसे कितना खर्च है? 65 लाख खर्च है। कितना होता है? 65 लाख, है ना, खर्चा हुआ था संविधान सभा में, कि ये मतलब इतना खर्चा हुआ था। फिर वापस बोला, क्योंकि हमारी परिस्थिति थी ना, वो अमेरिका से बिल्कुल अलग थी, है ना। अंग्रेज मतलब अमेरिका था, उसके अंदर ऐसी परिस्थिति नहीं थी, हमारे मतलब कि सामने ऐसी परिस्थिति अधिक थी, क्योंकि अंग्रेजों का जहाँ मतलब कि दबदबा होना, फिर हमारे देश के अंदर अलग अलग मतलब विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धार्मिक लोगों का रहना, है ना, अलग अलग विचारधारा का होना, और इनको सबके समन्वय स्थापित करना, इनको सबको साथ में लेकर चलना, और सबकी विचारधारा को साथ एक साथ रखना, हमारा संविधान सभा में अनुच्छेदों का निर्माण करना, ये भी अपना आप में एक अलग महत्वपूर्ण मतलब कि काम है ना। इसलिए टाइम तो लगेगा, फिर सबके लिए काम करना, फिर टाइम तो लगेगा। वहाँ पर तो एक ही स्टाफ था, कि एक ही काम था, इस धर्म के क्षेत्र में काम करना है और इसके लेवल में काम करना। हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करना था, और संविधान सभा के निर्माण अलग सभी धार्मिक लोगों को साथ में लेना चलता है ना। और जो हम गरीबों के हित के बारे में बात करनी पड़ती है, किसानों के बारे में बात करनी पड़ती है, पूंजीवादी को भी किस प्रकार लेवल में लाना, उसके बारे में जो पूंजीवादी है उनको कितना मतलब कि हक देना है ना, दायित्व कितना बनता है, उनका भी बात करते हैं। हर चीज़ में हमको बात करनी पड़ती है, इसलिए हमारा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इतना टाइम लगा। अमेरिका अनुच्छेद कुछ ही समय 138 अनुच्छेद है, 138 अनुच्छेद है और 4 अध्याय है। अमेरिका संविधान कितने? 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय और 1 प्रस्तावना, सही होनी चाहिए ना। और इसके बाद में आगे देखते हैं, है ना, आगे क्या सिस्टम है। और ये हो गया फिर कि हिंदू धर्म का प्रभुत्व अधिक था, है ना, इसमें हिंदू धार्मिक के लोग थे। तो ये बात भी गलत साबित है कि हिंदू धर्म के लोग के साथ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग को शामिल नहीं किया गया, सब लोगों को शामिल किया गया था। यानी पाकिस्तान बनने के बाद में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको भी शामिल किया गया था, मुस्लिम लीग सदस्य को अलग नहीं किया गया था। ये भी बात गलत साबित होती है। तो ये थी भारत के संविधान के समक्ष चुनौतियाँ, जो सभा की आलोचना नहीं, संविधान सभा की आलोचना की थी, है ना, संविधान सभा की आलोचना की थी। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं संविधान सभा की आलोचना, जैसे RS मेंस में भी ऐसी बात आती है कि संविधान सभा की आलोचना के बारे में बताइए, है ना, आप किस प्रकार आलोचना की, जो उन बातों को आलोचना भी बताइए और उसका वापस जवाब भी दीजिए ना। ये चीज़ ऐसी पूछी जाती हैं, और ये चीज़ देनी है, मतलब कि ये इसका आंसर भी ठीक तरह से देना मैंने कंप्लीटली बता दिया है। और अगला जो हमारी क्लास आती है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ मेरे पढ़ते रहिए, और मेरे साथ लगातार बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ना, क्योंकि इतना टाइम तक आप मेरे साथ बने रहे। और थैंक यू वेरी मच।